जोहार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे ही होंगे। यहाँ झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा 2022-23 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है, जो कि कक्षा 10 का विज्ञान विषय का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे विज्ञान विषय का और इसकी जो पूर्णांक है वो है 40 और समय 1 घंटा 30 मिनट दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे विज्ञान का सारे प्रश्नों का आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है मेरा, क्या है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो इसका आंसर जो है मेरा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आंसर सी जो है वो मेरा सही आंसर है 1 नंबर का। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार का नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न 2 को। प्रश्न 2 दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। इसमें क्या संबंध है, F बराबर R/2। ठीक है, अब प्रश्न 3 की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है ना। कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आवर्ती। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर दिया हुआ है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो एक क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1D हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, 1D इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 4 की ओर, सॉरी प्रश्न 5 की ओर, जिसमें दिया हुआ है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। बी नंबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना बच्चों। आप लोग का सब जितना भी यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। और भी विषय का हम बनाएंगे और आप लोगों को सबमिट करेंगे। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर में देखते हैं, वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाहन के अग्र दीपों में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अवतल दर्पण का, है ना। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, दृष्टिपटल। ठीक है, तो दृष्टिपटल जो है ऐसा है जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर दिया हुआ है कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र जो है उसका दूरबिंदु होता है अनंत, क्योंकि निकट बिंदु जो है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसका दूरबिंदु जो है वो अनंत हो जाएगा। अब देखते हैं 9 नंबर, जहाँ दिया हुआ है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। ठीक है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, पुतली। ठीक है, इसका जो पुतली है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर में दिया हुआ है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है उसकी प्रकृति क्या होती है, तो उसकी प्रकृति हो जाती है उल्टा और वास्तविक। आंसर डी, 10 का जो है वो डी नंबर सही है ना। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर में दिया हुआ है, 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है। ये जो है ऊर्जा की इकाई है ना। किसकी इकाई है, ऊर्जा, तो 11 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला 12 नंबर में है, कूलम किसका एसआई मात्रक है। तो कूलम जो है वो है किसका, चलिए 13 नंबर चलते हैं। 13 नंबर में दिया हुआ है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। किसका आंसर बी हो जाएगा इसका, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, है ना।
अब चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर दिया हुआ है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह हो जाएगा क्या, आंसर बी हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। 15 नंबर में दिया हुआ है कि CuO प्लस H2, एरो Cu प्लस H2O। इसमें कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया दिया हुआ है इसमें कौन से पदार्थ का उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उपचयन हो रहा है ना, यह H2 मतलब हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। ठीक है, किसका उपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, तो आंसर डी हो जाएगा 15 का। 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 में दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है इस चित्र में, तो देखिए यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा 16 का, कौन सा हो जाएगा, 16 का हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, आंसर सी इसका सही आंसर है, 16 का सी नंबर हो जाएगा। 17 में देखते हैं। 17 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक कौन सा है, इसमें प्राकृतिक सूचक लिटमस पत्र हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक प्राकृतिक सूचक है। 18 नंबर में है कि किसी विलयन एन का pH मान 10 है, तो वो निम्नलिखित में से क्या होगा, है ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी क्षारकीय हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 7 से जो कम होता है उसे वो क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा वाला क्या होता है, क्षारकीय होता है। तो यहाँ पे तो मेरा 10 दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्षारकीय हो जाएगा, इसलिए 18 का डी आंसर सही है। अब आगे है यहाँ पे कि दिया गया जो चित्र है उसमें क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है इसमें आपको, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसमें आंसर हो जाएगा मेरा डी, जो कि सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह दिख रहा है इसमें। ठीक है, अगला 20 नंबर में देखते हैं, इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें टाट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, टाट्रिक अम्ल। अगला है 21 नंबर कि कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कौन से अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो है ब्रोमीन। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। अग्निशामक बनाने में कौन से अग्निशामक बनाने में कौन सा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए 23 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस आधार पर बना है, ए परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सी धातु अभिक्रियाशील ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है पोटेशियम। चलिए आगे आगे 25 नंबर में दिया हुआ है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले यौगिक को क्या कहते हैं, है ना, इसे क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी खनिज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। आगे है प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है ना, कौन से अभिक्रियाशील मौजूद है, तो इसमें अल्कोहल मौजूद होता है। ठीक है, 27 में दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या होता है, तो क्या होता है यहाँ पे आंसर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना, है ना। 28 में है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। कौन सी दिशा में होता है, तो ये हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों ओर हो जाएगा, है ना। किधर हो जाएगा आंसर सी, ऊपर और नीचे दोनों ओर हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को वृक्कक कहते हैं, जिसे विक्राणु भी लिखते हैं हम लोग, है ना, वृक्काणु में पाया जाता है वृक्कक। ठीक है, चलिए 28 नंबर हो गया। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। चलिए 29 नंबर में इसका आंसर जो है वो वृक्कक हो जाएगा, जो कि वृक्काणु में पाया जाता है। ठीक है,
इसे ब्रेकानो भी लिखते हैं। अगला 30 नंबर कह रहा है कि फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो फल पकाने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है यहाँ पे, तो कौन से हार्मोन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन के कारण ही फल जो है वो पकता है। अगला है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है वो स्रावित होता है, कहाँ स्रावित होता है, तो वो अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, अगला जो है वो प्रश्न है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संलयन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, निषेचन। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। तो इस जगह पे जो जनन हो रहा है वो कौन सा जनन हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा आंसर मुकुलन। ठीक है, मुकुलन का जनन हो रहा है। अगला प्रश्न है, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। पक्षी और चमगादड़ जो है उनके पंख कैसे हैं, तो उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा असंजात अंग। ठीक है, इसका सही आंसर है असंजात अंग, डी नंबर। आगे है, मेडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। मेडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे को चुना, तो उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, मटर के पौधे को चुना। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। उत्पादक कौन है, उत्पादन करता, घास, सी है ना, घास जो है वो उत्पादन करता है, बाकी जो है वो उपभोग करता है वो सब। अगला है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। शाकाहारी जो है उसका निर्माण कौन से स्तर में होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, प्रथम पोषी स्तर का, है ना, क्या हो जाएगा, प्रथम पोषी स्तर का। अगला है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है ना, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा CFC। ठीक है, क्या हो जाएगा, CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फुल फॉर्म भी अगर आए तो आप लिख सकते हैं इसका, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग 39 नंबर के प्रश्न की ओर। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है ना, कौन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पे है, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिक की ऊर्जा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा नाभिक की ऊर्जा। ठीक है, अगला है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, है ना, तो पवन की जो चाल है वो होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, लाइक करें।